नमस्कार दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ आज भीलवाड़ा बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल एमपी शर्मा जी से मिलने के लिए। मेरे तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम जानेंगे शर्मा जी के रोचक किस्से, शर्मा जी की जीवनी के बारे में। तो राधे कृष्णा के पोस्टर लगे हुए हैं। शर्मा जी कुछ कार्य में व्यस्त हैं, लगता है कुछ पहेलियाँ सुलझा रहे हैं। नमस्कार शर्मा जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे जी, राधे 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 राधे। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं थोड़ा ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ। अच्छा, तो शर्मा जी अभी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। ज्योतिष में क्या है अभी ये पहले मैंने पढ़ा था, कुछ सीखा था कि ये नक्षत्र ज्योतिष की किताब आई है जो इसका अध्ययन कर रहा हूँ भाई, ये क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज कभी किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे इनसे ज्योतिष पे बैठ के। हाँ। लेकिन आज जो चीज़ अपन जानना चाहते हैं वो शुरू करते हैं। तो शर्मा जी, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो उनकी जिज्ञासा है कि आपने एक छोटे से गांव में रहते हुए कैसे भीलवाड़ा में अब आके अपना रुतबा बनाया, कैसे आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव किए, कैसे आपने सेल्फ डिसीजन लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत ये करूँगा कि आप अपने बाल्यकाल के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसा आपका बचपन रहा, कैसे पढ़ाई हुई आपकी, क्या क्या काम आपने बचपन में कैसे खेले कूदे पले बड़े, उसके बारे में बताएं आप हमारे को। हाँ, हमारे जो माता पिता कहते थे कि मैं एक तो 14 महीने में पैदा हुआ। 14 महीने में? हाँ, लगभग 1.5 गुना टाइम ज़्यादा लिया। हाँ हाँ, 14 महीने में मैं पैदा हुआ था। और मेरा वजन भी ज़्यादा था उस समय, ऐसे हमारे माता पिता बोलते हैं। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ पे अधिकांशतः धीरे धीरे मतलब 7 साल का हुआ और मेरे को स्कूल में भेज दिया। हाँ, पहले तो लेट ही भेजते थे। हाँ, लगभग 6-7 साल 8 साल के बच्चे हाँ पहले हाँ, स्कूल जाते थे। तो स्कूल जाने लग गया। पहली बड़ी दूसरी में फेल हो गया। अच्छा। तो दूसरी मेरे को दोबारा पढ़ी, तो दूसरी में दोबारा पढ़ा। फिर तीसरी क्लास में आया और मेरी उम्र लगभग 9 साल हो गई थी। 1963 का जन्म है। हाँ। जो 72 में मेरी शादी हो गई। अच्छा, 72 में शादी हो गई। हाँ, लगभग 9 साल भी। हाँ 9 साल की एज थी मेरी, शादी हो गई। तो ऐसे बताते थे मेरे पिताजी कि भाई तेरी पहले हमने एक सगाई कर दी थी। पहले तो पेट में सगाई कर दी थी मेरी। अच्छा। मैं जब हम पेट में थे तो पेट में ही हमारे फूफा जी थे रामपाली में, जो उनके जो बड़े भाई थे उनकी लड़की थी। उससे ऐसे ही वो जा रहे होंगे कहीं पे, जो उन्होंने पेट में भाई आपके लड़का हो जावे तो ऐसे उल्टे सुल्टे कर लेंगे अपन। हुआ सगाई भी उस समय कर दी थी। लेकिन क्या हुआ, बाद में हमारे फूफा जी का एक बड़े बड़े लड़के थे जो राम नारायण जी, उनकी शादी कर रखी थी वहाँ शायद बिड़ला। अच्छा। तो उनके और लड़कियां थी, तो एक लड़की को तो वहाँ मनोपुर में शादी की थी
और ये एक और छोटी लड़की थी जो ये इसकी उम्र थी लगभग 7 साल की थी। तो उन्होंने वहां पे प्रस्ताव रखा होगा कि यार इसको भी साथ में ही निकाल दो। तो फूफा जी गए थे, वो पंडिताई का भी काम करते थे। तो उन्होंने कहा वाह ये दे दो लगन मेरे को, जो मेरे साला जी का लड़का है तो उसकी कर देंगे। तो वो लगन लेके आगे जो मेरी दादी बेटी थी झूमा भाई, जो झूमा भाई फैमिली के नाम से जो ग्रुप चल रहा है, झूमा भाई बेटी थी जो उसको आकर के कहा कि आपका ये पोता की सगाई करिए में तो बढ़िया काम करियो। तो लगन लिए हो 15 दिन बाद ब्याह है। वो छोको को मंदिर मेल दो जो बाहर रामेश्वर आई ने जेल ले वहां तरके अच्छो वार वार दिए ऐसे मंदिर में रख दिया उसको, मंदिर में रख दिया। जो दूसरे दिन फिर वह पिताजी को कहा तो पिताजी ने भी ये देखा यार जब बहनोई जी बोल रहे हैं तो अब उनकी बात को टाल भी नहीं सकते। आज तो बहुत सारे आदमी ऐसे समझते नहीं है साला बहनोई के संबंध, लेकिन उस समय बहुत मायने रखता था। मतलब जो अपने से बड़ा, जैसे मेरे से 1 साल 2 साल भी बड़ा कोई व्यक्ति है तो उसकी बात वापस नहीं करते थे, बात मानते थे, उसकी बात का मान रखते थे। हाँ, सामाजिक बंधनों में उनकी बात मानते थे और समाज के जो रीति रिवाज है उस टाइप से करते थे काम। तो अब वो लगन लेके आ गए तो उसको वापस तो भेजने से रहे। वो उन्होंने कहा कि इसको वापस भेजने से तो बहनोई जी की क्रेडिट पे असर आता है। तो उन्होंने कहा वाह ठीक है, झेल लिया, कर लिया, वो कर देंगे ब्याह। वाह, इस प्रकार शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं 4थी क्लास में आ गया। शादी हुई उस साल पास हो गया। वाह, ऐसे 4थी पढ़ ली। 5वीं में हमारे एक गुरुजी आ गए थे, हीरा लाल जी मार साहब थे सावर के। अच्छा, माली थे वो। तो वो हमारे पास में मकान में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे को सुदामा नाम से बुलाते थे। उन्होंने कहा कि बेटा तू तेरे को रोटी बनाना सिखा देता हूँ। वो इकल्ले रहते थे तो मेरे को, मैं पास में रहते थे तो वहां चला जाता था। तो उन्होंने फिर मेरे को रोटी बनाना सिखा दिया। तो फिर मैं उनकी रोटी बनाने लग गया दोनों टाइम, सुबह शाम चला जाता। कहाँ पे बनाते, स्टोव पे, गैस पे? हाँ, उस समय स्टोव भी था उनके और चूल्हा भी था। अच्छा, हाँ। दोनों चीजें थी। वो चूल्हे पे भी तो मैं उनके खाना बना देता था रोज। अच्छा, ऐसे मेरी परमानेंट जैसे ड्यूटी हो गई थी। तो गुरुजी की सेवा करता रहता। और ऐसे करके 5वीं क्लास पास हो गए, 6ठी में आ गए। तो 6ठी क्लास में हमारे एक गुरुजी और थे, मैथमेटिक्स के गुरुजी थे, देवीलाल जी ने, अभी हैं वो मेरे को पढ़ा देते थे। वहाँ हमारे पास में छतरी के पास में ही एक स्थान था, तो वहाँ धूप आ जाती थी तो सर्दी में वहाँ चले जाते थे। तो मैथमेटिक्स के जो भी जैसे आज प्रश्नावली पढ़ाएंगे ना तो मैं उनसे पढ़ लेता था। वो वहीं मेरे को सारे सवाल समझा देते, बता देते, समझा देते। हाँ, समझा देते थे। तो फिर वो कहते थे स्कूल में तू समझा देना सबको। मेरे को पूरी प्रश्नावली आ गई। तो स्कूल में मैं जाके बच्चों को, मेरी क्लास के लड़कों को मैं समझा देता, पढ़ा देता। ऐसे तो मैथमेटिक्स में मतलब रुचि मेरी बढ़ गई और कुछ मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट हो गया। और वहाँ पे गांव में क्या है कि
गायें थी हमारे, भैंसें थी, तो दुआरी भी करता था। उनको चराने के लिए, उनको लेने के लिए जाता था। चराने का काम तो ग्वाल ग्वाल जाते थे, लेकिन उनको लेने के लिए जाना पड़ता था। हम्म तो उनकी गायों की सेवा करते थे, गायों के पोटे वगैरह को ले जाते वहाँ रखते थे। हम क्या है कि 4-5 भाई बहन थे, तो सब काम मदर इकल्ली थी, हम्म तो काम तो हमें ही करना। हम छोटे छोटे थे, हम्म जिसमें बड़ा मैं था, एक बड़ी मेरी सिस्टर थी, बाकी सब छोटे छोटे थे। तो खूब काम करते थे। फिर थोड़े 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 बहुत समझदार हुए, ऐसे मान लो कि 12-13 साल के हुए, खेतों में जाने लग गए। छोटी छोटी कशियां होती थी, मक्की खोदते थे हम्म और खेती। फिर जूही 15-16 साल के हुए, जैसे 10-12 साल की एज में आप खेती करने लगे, खेतों में जाने लगे, हल्का मुल्का मदद हाँ करने हाँ लगे। हाँ, खेतों का काम करने लग गए थे। 15-16 साल की एज में तो हम मतलब छड़ हाँकने लग गए थे। शेड मतलब? छड़, वो जो कुएं में से पानी निकालते थे ना बैलों से। अच्छा, वो राइट की तरफ वो घूमता रहता है और पानी निकलता रहता है, घूम उसमें हाँ, वो वो आगे 2 बैल लगे रहते हैं। हाँ हाँ, वो दोहरे में पानी निकल हाँ जाता हाँ रहता है। हाँ हाँ, वो छड़ में से वो पानी आता था हम्म और वो चलाने लग वो गए थे और हल चलाने लग गए थे। लाव चड़स जो बोलते थे। लाव चरस बोलते थे, और हम्म हल चलाने लग गए थे। अच्छा। और फिर वो 6वीं पास कर ली, 7वीं पास कर ली। हम्म और तो वो क्या है कि क्लास में मुख्यतः मैं पहला स्थान ही आता था। हम्म तो सबके हमारे होड़ भी लगी रहती थी कि भाई पहला स्थान कौन लाएगा। हम्म तो मेरे क्या था कि मेरे कोई भी खोपड़ी में जो जुनून में बैठ जाता कि भाई अपने को पहला स्थान लाना है तो फिर पहले ही लाना। सही बात तो है। मैं रात भर पढ़ाई करता था, और पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे ही मैंने जैसे वो तीसरी चौथी में हारमोनियम बजाना सीख गया था, हम्म तो भजन भी गाता था। और फिर रात को खूब पढ़ता, इतना पढ़ता था कि 3-3 4-4 बज जाती थी। तो मेरे पिताजी वगैरह तो ऐसे कहते थे कि सो जा सो जा, अरे सो जा। मतलब वो कभी ऐसे मेरे को कभी नहीं कहा उन्होंने कि तू पढ़। वो तो ये बोल रहे थे कि बस पढ़ लिया, आप सो जा। हाँ, सो जा, तू पढ़ लिया। और उस समय तो क्या है कि लाइटें वगैरह तो थी नहीं, वो थे कांच की, वो लालटेनें आती थी ना, गो उसमें पढ़ते थे। कांच का गोला लगा हुआ आता था। हाँ हाँ हाँ, उसमें पढ़ते थे। और पढ़ते भी इतने इतने खूब पढ़ते, क्योंकि वो जुनून था कि भाई क्लास में पहला स्थान है। तो हमारे एक मित्र हैं, जैसे एक तो कैलाश खाती और एक छोटूलाल डांगी। तो ये कंपटीशन में ये थे, हर समय ये कंपटीशन में रहते थे कि भाई अब के फर्स्ट हम आएंगे। वो क्लास खाती थी, यही है अभी जो आते हैं हमारे मित्र हैं, अच्छी मित्रता है, उस समय की मित्रता अभी भी है हमारे। और एक था हमारा मित्र छोटूलाल डांगी, जो अभी वहाँ गुलाबपुरा विजयनगर में रहता है, वो संगीत टीचर है। तो वो भी कंपटीशन में रहता था, वो भी इंटेलिजेंट था। और ऐसे हमारे मित्र थे, एक रामनिवास माली शेषपुरा का था, वो भी हमारे मित्र हैं और अभी भी है, वो अच्छी मित्रता है। ऐसे हम खूब जुनून रख के पढ़ाई करते थे। अब 8वीं क्लास में आए, 8वीं क्लास में आने के पहले तो क्या बचपन वहाँ क्या, मैं जैसे वो कभी 6ठी-7वीं के अंदर वो मदारी नहीं आते थे, मदारी खेल करने वाले। हाँ, कोई बालू का, कोई बंदर का, कोई हाँ ऐसे हाँ मिट्टी में से रुपए बनाते हुए। हाँ हाँ, वो आम लगा देते थे ऐसे, हाँ वो सांप को और वैसे वो मार देते थे कोई आदमी मुंडी को। तोड़ दिया उसकी, वही ऐसे हाँ आते थे वो, डमरू बजा के दिखाते हमने डमरू भी। बजाए के आओ जमुरे ऐसे। हाँ तो वो मैं देखता था ना, तो मेरे को आश्चर्य होता था यार, ये कैसे होता है यार। हाँ तो एक दिन क्या हुआ कि एक वो क्या नाम था उसका, चाचा ही था कोई, तो उसके वो जो वो ऐसे घूमटी लगा करके
उस गांव में गांव के बाहर आसपास में कहीं पे भी घुमटी लगा के रह लेते थे। तो मैं चला गया उसके पास। मैंने देखा दो चार बार उसके खेल देखा। मैंने कहा बम बम के मुंह से गोला निकाल देते थे। मैं कहा यार इतना बड़ा गोला लोहे का कहाँ से निकल गया है, ऐसे आश्चर्य होता था। लेकिन मैंने सोचा इसके पास चलेंगे अपन, इसको गुरु बनाएंगे। अच्छा। तो उस समय गया और उसको कुछ चार्जेस दिया। उसने कहा यार ये खेल सिखा दे मेरे को। तो उसने कहा तू क्या करेगा सीख, मेरे को बता तो सही ये क्या है, मैं सीखना चाहता हूँ। एक नारियल ले गया और उसको पैसे दिए तो गुरु बना लिया उसको। गुरु बना लिया। उसने कहा अच्छा ठीक है मैं सिखा देता हूँ। फिर उसने मेरे को जो भी टेक्निक थी उनकी वो सारी सिखाई। वाह, मैंने वो टेक्निक सीखने के बाद तो मेरे को ऐसे लगा यार बहुत ईजी है। वाह, चलो ऐसे कुछ केमिकलाइज सामान ही थे, ऐसी चीजें थी। जैसे उसमें एक चीज बताई थी मेरे को कि जैसे आम की जो गुठली होती है ना, तो भाई इसको ये दूधी का दूध है ना, जो ऐसी गुठलियां पड़ी थी उसके पास, तो दूधी के दूध को रोज लगा करके इसको 60 बार लगा करके छाया में सुखाते रहो। और इसके बाद आप इसको पानी दे करके जमीन में लगाओगे ना, मिट्टी में, तो ये फटाफट लग जाएगा। ऐसे उसके पास गुठलियां पड़ी थी। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी जोरदार टेक्निक है। और वो तो उनका काम ही यही था, वो दूधियों के उधर ही रहते थे, वो लगाते रहते थे, आम की गुठलियां मिल जाती। ऐसे वो स्टोर कर रखी थी उन्होंने, वो हैंड टू हैंड लग जाती है। हाँ। तो एक गुठली दी थी मेरे सामने, मेरे को लगा के बताया उसने। मैंने कहा यार ये बड़ा जोरदार है। फिर उसके बाद वो उसको गुरु बना लिया। वो जैसे वो निकालते हैं तो ब्लेडर था एक, इस टाइप से। फिर क्या है, हमारे वहाँ पे एक कालबेलिया भी रहते थे। तो हमारे गांव में, हमारे घर में एक बार काला सांप आ गया था। वो पूंगी लेकर के वो आया ना, तो मैं संगीत का शौकीन तो था ही, मैं हारमोनियम बजाना जानता था, नागिन की ट्यून भी निकालना जानता था। तो उसने जब वो पूंगी बजा करके और उस सांप को अंदर बसेरा था काकले का, उसमें से वो सांप आया दौड़ के और उसने पकड़ के उसको ले गया। मैंने देखा यार ये बड़ा जोरदार है ना यार। और वो बहुत जोरदार पूंगी बजा रहा था। तो फिर मैं उधर खेत की तरफ जाता था, तो उधर की साइड में उसका मकान था। तो वो आया आपके वहाँ पे सांप पकड़ने, पुंगी बजाते हुए कालबेलिया। वो सांप पकड़ने आया, तो उसको देख करके मैंने देखा यार को ये तो जोरदार है यार, पुंगी बजाने में मजा आ गया ऐसे मेरे मन में विचार आया। 2-5-7 दिन बाद उधर गया, खेतों पे जाता था, तो मैं एक दिन जच्ची को यार अपन भी पुंगी बजाना सीखेंगे यार। उसके वहां चला गया, तो उसने कहा कि 200 रुपये लगेंगे। कितने? 200 रुपये। मैंने कहा 200 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को सांप पकड़ना सिखाए तब है। तो हाँ सिखा दूंगा। क्या कहा उसने? सिखा दूंगा। चलो सिखा दोगे तो फिर उसको 200 रुपये नारियल ले जाके और तिलक लगा के गुरु बना के लच्छा बांधा बकायदा। मैंने कहा आज से आप मेरे गुरुजी हैं सांप पकड़ने में, इसके सांप पकड़ने। हाँ। तो उन्होंने वो जो सांप खा जाता है तो उसकी वो उनके पास दवाई भी थी। वो कहते इसको लगा देते हैं ना, कहीं खा जाता है तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती है, हैंड टू हैंड ठीक। हाँ, हैंड टू हैंड ठीक हो जाता है। उनको बहुत जगह काट रखे थे, वो पकड़ते थे वो तो सांप। हाँ, एक तरह से विशेषज्ञ थे उस चीज के। हाँ, महारत हासिल थी उन्हें, महारत हासिल की हुई थी। तो पकड़े आपने भी सांप? हाँ, फिर वो क्या, हम उधर हमारा मंगरा था ना,
तो पूंगी तो दे गया वो, जो पहले तो उसने पूंगी बजाना सिखाया। वहाँ कुएं पे मैं रुकाली जाता था, वहाँ वो भी आ जाता था, उसकी पूंगी लेके आ जाता था, मेरी पूंगी मेरे पास। अब घर पे मैं पूंगी बजाता तो भाई हमारी मदर वगैरह सब भी कहती थी कि सांप आ जाए रे, सांप आ जाए, तू कहाँ बजा रही हो, कहाँ बजा रही हो। लेकिन मेरे को तो वो शौक था कि आ जाएगा तो पकड़ लूंगा। जो उसको बोल दिया मैंने भी पकड़ना सीखा। अब वो 2-5 महीने में मैं पूंगी अच्छी तरह बजाने लग गया था। अच्छा। तो फिर वो ले गया मेरे को सांप पकड़ने। फिर एक जंगल में गए हम, और उनको आइडिया रहता है कि भाई कहाँ होते हैं सांप। उधर जाके फिर उसने कहा कि बजा। फिर मैंने बजाई पूंगी, तो सांप उधर से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा डरना मत। नहीं डरूंगा, डरना मत, नहीं डरूंगा। जब हाँ तू डरना मत, मैं पकड़ के बताऊंगा तेरे को, तू तो बजाते रहना बस। वो मैं बजाता रहा। वो आया और उसने फिर दबाव से उसको पकड़ लिया। ऐसे पकड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मैं जूं 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 बजाता रहा, वो इधर उधर घूमता रहा, और उसने फट से उसकी ठोडी को पकड़ लिया ऐसे। तो फिर उसने कहा कि भाई अब के नंबर पे तेरे को पकड़ा है, तू पकड़ना। फिर दूसरे नंबर पे मैं गया, फिर मेरे को उसने सांप पकड़ा है, पकड़ लिया मैंने। उसने पूंगी बजाई, फिर मैंने पकड़ा। अच्छा। जैसे वो पिछली बार स्टाइल की थी ना, मैंने किया जैसे तू करना। फिर पकड़ा आपने? पकड़ा आपने सांप? हाँ, सांप पकड़ लिया हमने। तो अब तुम सीख गए। और एक वो देख के गया था मेरे को, कोई कभी ऐसा हो जावे तो ये रखना तुम्हारे पास, ये ऐसे लगा दिया। ठीक है। और मैं वहाँ खेतों पे ले जाता था, बजाता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ था, वो 6ठी क्लास की बात है, हमारे पास में एक होद है, उस होद पे एक नीम लगा हुआ था। उस नीम के ऊपर एक सांप चढ़ गया था। हालांकि वो काला नहीं था, काला सांप नहीं था, दूसरा सांप था, लाल कलर का सांप था। वो बहुत लंबा सांप था। तो खेल रहे थे सब, बहुत सारे बच्चे थे हम। तो मैंने वो पूंगी लाया घर से, पूंगी लाके बजाने लगा। वो सांप जो ही नीचे आने लगा स्पीड से, उस नीम के वहां से, और मैं दौड़ा वहां से पूंगी लेने। नहीं, पूंगी तो बजा रहा था मैं। हाँ, सांप आ गया। तो छोरे, हाँ सब छोरे खड़े थे। मैंने कहा देखो वो बहुत लंबा सांप था, वो तो धमड़ा था, काला तो था नहीं। मैंने कहा ये तो ऐसे नाचेगा ही नहीं, इसको कैसे पकड़ेंगे भाई। वो तो नाचता यूं करता है जब उसकी टुड्डी पकड़ते। ये तो धमड़ा चला खा जाएगा। तो वो वहां से दौड़ा, में जो सीधा मंदिर में जाके घुस गया। मंदिर में से देखता रहा, फिर वो सांप नीचे आया, नीचे आके इधर उधर देख के और वापस वो राज का खाई थी उसमें चला गया। सब बच्चे भी भग गए थे, सब दूर से देखा उसको, आ गया नीचे आ गया। तो इस टाइप का हमने किया। फिर 8th क्लास में आ गए थे, तो वो मैथमेटिक्स में मेरे क्या पूरे में से पूरे नंबर आए थे। हाँ, ये मैंने भी सुना था कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ गए थे। शायद एग्जाम ही दोबारा लेना पड़ा था कि कहीं इसने चीटिंग तो नहीं करी है। तो वो क्या था कि उसमें हमारी जो कॉपी है ना, हमारे एक अंकल जी हैं, मतलब हमारे परिवार में ही थे, राधेश्याम जी मान साहब उनका नाम था। तो उन्होंने कॉपियां जांची थी, इसलिए आदमियों को ऐसी शंका हो गई कभी हो सकता है इसको रिश्तेदारी की वजह से नंबर दे दिए हो। हाँ, नंबर दे दिए हो इतने, पूरे में से पूरे नंबर कैसे आ गए।
तो आदमियों को शंका भी हो गई, बच्चों को भी शंका हो गई कि भाई ये इनके काका जी हैं, और तो हो सकता है कि इसको नंबर दे दिए होंगे ऐसे, या घर पे लिखवा लिए होंगे और कोई, ऐसी शंकाएं रहती है सब। सही है। और दूसरों टीचरों को भी आ गई थी ऐसी शंकाएं कि भाई क्या बात है, पूरे में से पूरे नंबर थोड़ी आ सकते हैं। और कॉपी जांचने वाले आए थे, कॉपी हमारी वो जो थी ना, वो ये कादेड़ा सेंटर लगता था हमारा। तो कादेड़ा वाले जो टीचर थे, तो उन्होंने कहा यार, मैथमेटिक्स के टीचर थे, कोई तेली समाज से थे, पता नहीं नाम तो मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि यार इतने नंबर कैसे आ गए इनके। वो जो लिस्ट जाती है, उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई घपला है, उसको बुलाओ। हमारे यहाँ किसी के ही नहीं आए पूरे में से पूरे नंबर। जबकि आप तो स्कूल में वो प्रश्नावली हल करवाते थे आपकी, तो वहां से मजबूत हो गई। वहां से मैथमेटिक्स मजबूत हो गई थी। मैं तो एज पूरी जो 8th क्लास की एक तरह से आप तो ये मान लो छोटे उम्र में टीचर बन चुके थे मैथमेटिक्स के। हाँ, मैथमेटिक्स का वो एक एक चीज बिल्कुल कंप्लीट थी। तो अब मेरे को वहाँ कादेड़ा ले गए, वही इसको लाओ आपके इस बच्चे को। और फिर उन्होंने कहा कि भाई तेरे को एक पेपर देते हम, दूसरा बना करके उसको कर दोगे सॉल्व? जो हाँ कर दूंगा। तो उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए थे वहाँ मैथमेटिक्स के, हार्ड क्वेश्चन थे। मेरे लिए तो कोई हार्ड था ही नहीं, मेरे तो मुख जुबानी थे सब। मैंने खट से आधा पौन घंटे में कर दिए। उन्होंने जांचने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने पूछा कि यार ऐसे तुम मैथमेटिक्स में, तो फिर मैंने बता भी दिया था, तो ऐसे वो पढ़ाते थे, मैं पढ़ा देता था। तो मेरे को एक एक प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन मतलब याद हो गए। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा कि ये मेरे को नहीं आता। अभ्यास में आ गए आपके, प्रैक्टिस की वजह से बार बार प्रैक्टिस करी आपने। हाँ, उसके आंसर भी मेरे तो फीड हो गए थे कि इसका आंसर ये आएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे हाँ, तो दोबारा आपकी परीक्षा ले ली गई, फिर भी आपने सब सॉल्व किए, फिर पूरे में से पूरे नंबर आ गए, तो सबको यकीन हो गया भाई ये वास्तव में पढ़ के ही इसके पूरे में से पूरे आए हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई तुम यहाँ कादेड़ा में एडमिशन लेना। अच्छा। तो हमारे फादर को कहा भाई, ऐसे टीचर ने ऐसे कहा कि भाई कादेड़ा में एडमिशन लेना, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं कादेड़ा नहीं पढ़ाएंगे, केकड़ी पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे पिताजी को वो खेती करते थे, किसान से ज्यादा। तो मतलब वो भी चाहते थे भाई शहर में पढ़े, शहर में रहे। हाँ, एक बच्चा मेरा गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, ऐसे उनका विचार था। तो वो सोचते थे कि भाई इसको वहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ जाएगा तो जाने आने में टाइम बर्बाद हो जाएगा और बदमाशी करेगा सब बच्चों के साथ, रोज लड़ाई झगड़े लेके आएगा। तो फिर उनको मेरे पिताजी के आयुर्वेदिक के भी थोड़े ज्ञाता थे। तो गांव में सबको दवाई वगैरह वो ही देते थे। जो भी कोई बीमारी ठीक नहीं होती थी किसी की, तो वो आयुर्वेद के हिसाब से उनको उड़कियाँ बना के दे देते थे और वो आदमी ठीक हो जाते थे। मतलब बहुत अच्छी पकड़ थी आयुर्वेद में उनकी। तो मैंने ये सुना है कि आपके भी शायद कैल्शियम की यानी किसी की कमी बता दी थी, चूना खाने के लिए आपको बोला गया था। तो थोड़ा एक मनोरंजनात्मक ये किस्सा है शर्मा जी का कि कैसे इन्होंने चूना खाया, तो सुनिए आप भी सभी। वो क्या था कि मैं पहले बोलता था ना, तो ऐसे करके बोलता था। जैसे कोरोना आया ना, तो कोरोना में जैसे यहाँ कब जम जाता था, वैसे यहाँ कब जम जाता था। कभी भी बोलता तो ऐसे करता था। और ये जैसे बेसन खा लिया या मीठा खा लिया, वो वापस निकल जाता था। तो उस समय जांचे वांचे तो कुछ थी नहीं।
उस जमाने में वैद्य थे, डॉक्टर, वो कृष्ण गोपाल कालेड़ा ले गए मेरे को, पिताजी ने सब जगह दिखाया। फिर कहा दिल्ली का एक डॉक्टर आया था, सराना में कैंप था, तो वहाँ भी ले गए कि भाई इसके ये क्या बीमारी है, और दुबला पतला भी था, क्योंकि वो झड़ता तो पानी, भाई शक्कर खाते हैं, मीठा खाते हैं, वो निकल जाता था वापस। तो पानी निकल, जैसे मुंह से पानी निकलता है ना, ऐसे, तो जैसे उसको पता नहीं वो क्या था, जिसे आज भी मेरे को कोई 5 लीटर पानी पिला देवे तो मैं 5 ही लीटर पानी वापस निकाल देता हूँ। अच्छा। हाँ, आज भी ये पोजीशन है। पता नहीं कोई होगा अंदर, कोई ऐसी होगी कोई ग्रंथि। तो अब वो पिताजी ने देखा कि यार हो सकता है इसके, उनके दिमाग में ऐसी शंका आई कि यार ये कोई न कोई इसकी बीमारी है क्या, ये फूल भी नहीं रहा है, इसके हाथ पैर तो लंबे चौड़े हैं, लेकिन ये दुबला पतला है। कुपोषण के जैसे, और हाँ हाँ, या कोई ऐसी कोई बीमारी जो अपने को पता नहीं चल रही है। पता नहीं चल रही है। वो खूब, तो एक वैद्य के पास, सब जगह डॉक्टरों के पास, सब जगह दिखा दिया, जाजपुर ले जाते थे, बहुत बहुत दिनों तक तो मैं जाजपुर गया था। ऐसे हर महीने की महीने वो डॉक्टर दे देते हैं कि भाई 1 महीने बाद लिया ना, 1 महीने बाद कितने इंजेक्शन लगा दिए, कितनी सब कुछ लगा दिए, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं लिया। फिर एक वैद्य थे जो हमारे गांव में आए थे, जो उनको कहा, वैद्य को, वहाँ रहते थे वो, ये हमारे पारिकों की दुकान थी, उसमें रहते थे, तो उनके पास ले गए थे मेरे पिताजी उनको, तो यार ऐसी ऐसी इसकी बीमारी है। उन्होंने कहा कि यार इसको चूना खिलाओ, चूना। क्या कहा? चूना खिलाओ। हाँ, चूना खिलाओ कि इसको ये ठीक हो जाएगा। तो चूना कैसे खिलाओ? जो खिला दो, दही में खिला दो, किसी में छाछ में खिला दो, किसी में खिला दो, ऐसी बीमारी तो इससे ठीक हो जाएगी। वाह। तो चूना खाने लग गए। तो मेरे पिताजी तंबाकू खाते थे, तो उसमें भी चूना लगाते थे। हाँ। तो मैंने देखा वो अब दिन भर, तो 6ठी क्लास से मैं वो तंबाकू खाने लग गया। अच्छा। और पिताजी ने भी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया, चूना खा रहा है। और वो खाते थे, जो वो देखता है इससे क्या होता है, ऐसा इतना कोई प्रभाव था ही नहीं उस जमाने में। यार ऐसे कोई कहते भी नहीं थे उस जमाने में, खाते थे। और उस जमाने में तो बाप बेटा दोनों बीड़ी शामिल ही पीते थे। ऐसी परिपाटी थी कि वो खेत में हाँकने जाते थे, तो बाप बेटे दोनों बीड़ी से सलगा के दोनों पीते रहते थे। ऐसा मतलब इसको। तो अब मेरे अंकल जी थे, बहुत बढ़िया थे मेरे अंकल जी, तो वो मेरे को लेके गए थे सरान, कि डॉक्टर को दिखा के लाओ। सराना एक दिल्ली का डॉक्टर आया था, कैंप लगाया था उसने, टीबी का कैंप था वो। तो भी हो सकता है उसके कोई पकड़ में आ जाए ये बीमारी। उसको चेक कराने गए थे, वो यहाँ से कोई नस काटता था, छोटा सा ऑपरेशन 2 मिनट में कर देता था। उसको दिखाया, तो उसने कहा कि हाँ हो सकता है। उसने ऐसे यस कर दी थी, तो इसको दिल्ली लेके आना। क्या कहा? दिल्ली लेके आना। हाँ, दिल्ली लेके आना। वाह। फिर दिल्ली तो लेके नहीं गए मेरे को। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे पिताजी ने, हमारे एक दामोदर जी भाई साहब है रामपाली के, तो हमारे गांव में ही वो जो एक पंडित जी थे, देवीलाल जी, उनकी लड़की को वहाँ शादी कर रखी थी उदयपुर। तो उदयपुर में उनके जो कंवर साहब थे, तो वो उस हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे। वो योग संस्कार से गांव आए हुए थे खवास। उन्होंने कहा कि यार इनसे बात करें, देखें। उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे उदयपुर भेज देना, सारी जांच करके जो भी बीमारी होगी ना, जो वो बता देंगे हमें, और ठीक हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर हमारे वो जो दामोदर जी भाई साहब थे, उनको लेकर के
हम वहाँ उदयपुर हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ मेरे को उदयपुर हॉस्पिटल में 10 दिन तक भर्ती रखा अच्छा। और 10 दिन में केवल जांचें की, मतलब पूरे शरीर की जांच हुई। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये कहीं गिरा हुआ है अच्छा। और इनकी जो श्वास नली है वो जैसे पिचकती है ना, ऐसे पिचकी हुई है। इस वजह से इनको करते हैं। ये गड़बड़ इसलिए है। तो भाई इसका क्या इलाज है? तो फिर उन्होंने कहा कि या तो ऑपरेशन या फिर हम ये देते हैं इंजेक्शन आपको। तो 300 इंजेक्शन दिए। 300? कितने? 300। हाँ। तो भाई ये इंजेक्शन लगवाओगे तो ये हो सकता है ठीक हो जाए। वाह, आगे वापस आए, बता दी सारी बात। फिर मेरे 300 इंजेक्शन लगे। हमारे वहाँ पे ठाकुर साहब हैं। ये इंजेक्शन का नाम 300 है या 300 बार इंजेक्शन लगे? 300 बार इंजेक्शन। अच्छा। 300 दिन तक लगे लगातार? लगातार। 1 साल ही हो गया लगभग। हाँ। तो वो लगाते रहे। वो जो भी श्वास नली थी, वो जो जहाँ से भी दबी हुई थी, पिचकी हुई थी, वो सीधी हो गई। तो ये बीमारी मेरी ठीक हो गई ऐसे करने की। लेकिन वो मीठा खाना और बेसन खाने वाली बीमारी, वो तो कैल्शियम की कमी थी, वो जर्दा हमारा चलता ही रहा और अभी तक ही चल रहा है। और अभी तक भी चल रहा है। हाँ। क्या अगर हम किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको वापस छोड़ते नहीं है। क्या सही बात है। ये आपकी जर्देगी नहीं, ये लोगों तक भी है आपका कि किसी दोस्त से बन गया ना, हाँ, उसको छोड़ते नहीं है उनको। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ते हैं, उनका व्यवहार बना रखते हैं। अब वहाँ से 8th क्लास में पास हो गए, क्लास में पहला स्थान आ गया हमारा। और हमारे को फिर पिताजी ने कहा कि भाई इसको क्या सब्जेक्ट दिलाना। तो हमारे वो जो हीरालाल जी माँ साहब थे। अच्छा, तो आप रिजल्ट वगैरह लेने गए? हाँ। तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट लेना है, तो इस बारे में थोड़ा हमारे को भी बताएं। हमारे वो जो गुरु जी थे हीरालाल जी माँ साहब, वो क्या सुदामा कहते थे मेरे को, जिनके आप रोटी बनाते थे। हाँ, जिनकी मैं सेवा करता था। बहुत बढ़िया गुरु जी थे। वो गुरु जी ने मेरे पिताजी को कहा कि इसको एग्रीकल्चर दिलाना। अच्छा। ताकि ये 11वीं पास करेगा और नौकरी लग जाएगा। और मेरे पिताजी की इच्छा थी कि भाई मेरा एक बच्चा नौकरी करने लग जाएगा तो सहारा बन जाएगा। तो मेरे को फिर उन्होंने केकड़ी का निश्चय कर दिया और केकड़ी ले गए, भर्ती करा दिया। वहाँ एक मकान था हमारे रामदास सिंह कुमार जी, बिराल चंद जी बियानी के, वहाँ पे हमने कमरा ले लिया और वहाँ पे गए। कनकमल जी भाल थे, वो भी हमारे उनके मकान में भी रहे। और ऐसे वहाँ पे एग्रीकल्चर दिला दिया हमें। एग्रीकल्चर में पढ़ाई चालू हो गई। तो आखिरकार आप केकड़ी आ ही गए। हाँ। तो आज के लिए गाइस इतना ही बहुत है। जैसा कि आपने जाना इनके बारे में, कैसे इन्होंने सांप पकड़ना सीखा, कैसे पुंगी बजाना सीखा, कैसे इन्होंने मदारी से वो सीखे डमरू बजाना, जलेबी निकालना, आम के पेड़ लगाना वगैरह वगैरह। साथ में अपनी पढ़ाई चालू रखी, अपनी गुरु सेवा इन्होंने निरंतर रखी।
गुरु सेवा के प्रति ये समर्पित रहे। हाँ तो आज उन्हीं सेवाओं का फल है कि आगे गवर्नमेंट जॉब भी इन्होंने मतलब छोड़ी है। लोग आज गवर्नमेंट जॉब के जब पीछे पड़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब इन्होंने छोड़ी है। तो अपन कल के एपिसोड में जानेंगे कि इन्होंने केकड़ी में आके कैसे क्या नया अपना जीवन शैली रखी, क्या नए आयाम स्थापित किए, कैसी इनकी पढ़ाई रही। तो तब तक के लिए अपन लेते हैं शर्मा जी से विदाई। राधे राधे। राधे राधे।